हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर साइंस का टीचर चंदन आपको आज 8 क्लास का साइंस पढ़ाने जा रहा हूँ और उसका चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हम 8 क्लास का साइंस का चैप्टर 1 सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे। जैसे कि मैंने वीडियो के पहले पार्ट में इसके इंट्रोडक्शन और सेल्स कॉमन टू ऑल ऑर्गेनिजम्स ये वाला टॉपिक को हमने कवर कर लिया था, पहले वीडियो के पार्ट में कवर कर लिया था। आज वैसे ही हम आज इसके वीडियो के दूसरे पार्ट में इसके टॉपिक्स जो है वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज इन सेल्स, इसको आज हम कवर करेंगे। तो सेल के शेप और साइज में क्या क्या वैरायटी है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सेल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो वैरायटी इन नंबर, शेप एंड साइज। तो सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पाया जाता है वो अलग अलग शेप और साइज का वैरायटी शो करता है, ठीक है। एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन आइदर हैव वन सेल वेयर ऑल द फंक्शन इज कैरिड बाय आउट बाय सिंगल सेल्स और हैव मैनी सेल्स टुगेदर परफॉर्म वेरियस फंक्शन। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म जो होता है इसमें एक सेल पाया जाता है, जबकि उसके सभी फंक्शन जो किए जाते हैं वो सिंगल सेल के द्वारा ही या सिंगल सेल या कई सारे सेलों के साथ एक साथ ही सिंगल सेल और कई सारे सेलों के साथ एक साथ कवर किया जाता है, यानी फंक्शन जो है वो किया जा रहा है। जैसे कि सिंगल सेल एनिमल्स जो यानी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, तो अमीबा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, पैरामीशियम हो गया, ये भी सिंगल सेल, बैक्टीरिया हो गया, ये सब सिंगल सेल होते हैं। और सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोला जाता है, यानी जिस ऑर्गेनिज्म में एक सेल पाया जाता है, यानी सिंगल सेल होते हैं, सिर्फ एक सेल से ही ऑर्गेनिज्म मिलकर बना है, उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या क्या है? बैक्टीरिया है, पैरामीशियम है, अमीबा है, और ये सब क्या है? सिंगल सेल के यानी यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं। ऑन द अदर हैंड, ऑर्गेनिज्म विच हैव लार्ज नंबर ऑफ सेल टर्म्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन फैक्ट है मिलियन ऑफ सेल्स। देखिए दूसरी तरफ क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर जो एक दूसरी तरफ देखा जाता है कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स मिलकर उस ऑर्गेनिज्म को बनाए हैं, उसको बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक से ज़्यादा सेल होते हैं, यानी वो मिलियन तक उसमें सेल पाए जाते हैं, मिलियंस में सेल पाए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर। सेल्स इन मल्टी सेलुलर प्लांट एनिमल्स हैव वैरायटी ऑफ शेप्स। जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं जैसे कहाँ पाए जाते हैं? प्लांट्स में पाए जाते हैं और एनिमल्स में पाए जाते हैं। इनमें काफ़ी इनकी जो सेल्स में वैरायटी अलग अलग दिखाई मिलती है, ठीक है। सेल्स आर जनरली राउंड और स्पेरिकल शेप। जो सेल्स होते हैं जनरली देखा जाए तो शेप होता है, उनका शेप कैसा होता है? राउंड होता है या स्पेरिकल होता है। परंतु परंतु देयर इज ए लॉट ऑफ वेरिएशन इन शेप ऑफ सेल्स। परंतु बहुत सारे सेलों में इसकी वेरिएशन देखने का मिलता है, अलग अलग प्रकार देखने का मिलता है, ठीक है। दिस कैन बी क्यूबॉइडल एंड कॉलमिनर। ये क्यूबॉइडल और कॉलमिनर शेप। क्यूबॉइडल मतलब जैसे कि रूम का शेप होता है ना, घर कमरा होता है, घर का एक हाउस होता है, हाउस में एक कमरा होता है, रूम होता है, उसका जो शेप होता है वो क्यूबॉइडल शेप होता है। क्यूबॉइडल शेप भी या कॉलमिनर शेप का भी ये दिखने में मिलेगा। सम ऑफ एनिमल सेल्स आर लॉन्ग एंड ब्रांचेड एज इन नर्व सेल। कुछ एनिमल सेल्स होते हैं वो लॉन्ग ब्रांच यानी चैन में होता है, जैसे नर्व सेल जो होता है बहुत सारे सेल से मिलकर एक ब्रांच सेल बना होता है, लंबा सेल बना होता है, लॉन्ग होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड नॉट विजुअल टू अनएडेड आई। बहुत से सेल ऐसे होते हैं वो छोटे होते हैं, यानी बहुत स्मॉल होते हैं, उतने स्मॉल होते हैं कि उनको बिना किसी दूसरे आँख के हेल्प, यानी जैसे अनएडेड आई का मतलब हुआ बिना किसी हेल्प इंस्ट्रूमेंट के हेल्प, जैसे माइक्रोस्कोप, इनके हेल्प से हम उसको देख नहीं पाएंगे, इतने छोटे सेल होते हैं ये। इवन लॉन्ग सेल्स
running into few centimeters can be seen only with microscope. और कुछ सेल्स मतलब थोड़े से बड़े छोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा छोटे नहीं होते लेकिन थोड़े से छोटे होते हैं, बड़े होते हैं हल्के से, तो उनको हम एक छोटे से माइक्रोस्कोप यानी सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसकी हेल्प से भी हम देख लेते हैं। स्मॉलेस्ट सेल ऑफ साइज 0.1 माइक्रो, सबसे छोटे सेल का साइज होता है 0.1 माइक्रो, जो 10,000 पार्ट ऑफ द मिलीमीटर हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया, जो कि 10,000 पार्ट ऑफ मिलीमीटर, मिलीमीटर 1,000वां पार्ट होता है, एक मिलीमीटर का 1,000 पार्ट 1,000वां पार्ट होता है, और जो कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है, बैक्टीरिया में पाया जाता है ये सेल, बहुत छोटा होता है। माइक्रोप्लाज्म्स, बैक्टीरिया माइक्रोप्लाज्म में मसल्स सेल्स इन एनिमल्स एंड फाइबर्स इन प्लांट्स लाइक जूट एम्प्स आर फ्यू सेंटीमीटर लो, जो मसल सेल्स होते हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं जैसे जूट और हेम्प में, ये एनिमल्स में ये कुछ सेंटीमीटर बड़े होते हैं। ओके, यू आर क्वाइट फैमिलियर विद हेंस एग, आप अंडे के बारे में जानते ही होंगे, जो मुर्गी अंडा देती है इसके बारे में। इन द एग सेंट्रल येलो पार्ट कॉल्ड yolk इज सराउंडेड बाय वाइट एल्ब्यूमिन, ठीक है। अब जो अंडा का जो बीच वाला योल्क यानी जो येलो पार्ट होता है इसको योल्क बोलते हैं, ये जर्दी, हिंदी में जर्दी बोला जाता है, जो कि वाइट जो होता है ना उसका अंडे का वाइट एरिया से कवर होता है, ठीक है, उसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो जो येलो ओक है वो सिंगल सेल होता है, वो सिंगल सेल का ही प्रकार, जो या जो जर्दी होती है ना पीले पीला, जो अंडा उबाल देते हैं तो पीला दिखाई देता है हार्ड, तो वो जो होता है सेल सिंगल सेल का ही प्रकार है। यू कैन ऑब्जर्व इन वाइल्ड एग, जो कि वाइल्ड एग में दिखता है। ऑस्ट्रिच एग विद 170 मिलीमीटर डायमीटर रिप्रेजेंट्स लार्जेस्ट सेल ऑब्जर्वेबल विद अनएडेड आई, जो ऑस्ट्रिच एग है, जो ऑस्ट्रिच का एग होता है बहुत बड़ा एग होता है, तो वो अनएडेड आई के द्वारा हम देख सकते हैं। उसका सेंटीमीटर 170 मिलीमीटर के बराबर होता है, 170 मिलीमीटर का साइज़ का होता है डायमीटर उसका। ऑस्ट्रिच यानी पंछी होता है, एक बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, उसका जो अंडा होता है इतना बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा सेल होता है, ठीक है, जिसको साइज 170 मिलीमीटर के बराबर है। देखिए ये सब सेल के प्रकार हैं। मसल सेल ऐसा होता है, ब्लड सेल ऐसा होता है, नर्वस सेल ऐसा होता है, स्पेरिकल शेप में होते हैं, क्यूबिकल शेप में ऐसे होते हैं, कल्यूमिनर शेप में ऐसे होते हैं, प्लांट फाइबर ऐसा, और सेल में ऐसे होते हैं। तो टाइप्स ऑफ सेल, लिविंग रेड ब्लड सेल, जो रेड ब्लड सेल का साइज़ कितना है, 9 माइक्रोमीटर यानी 9 × 10⁻⁶ मीटर। नर्व सेल का कितना होता है, मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से लंबा होता है नर्व सेल। ग्रीन एल्गी चारा 10 सेंटीमीटर होता है। ऑस्ट्रिच का है कितना होता है, 170 मिलीमीटर इन डायमीटर रहता है। ओके, हमारा जो 1.2 पार्ट जहाँ वैरायटी ऑफ सेल कवर हुआ, अब हम 1.3 सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। By now you have an idea of variety in number of shape and size of cell। हमने कैसे पढ़ा कि जो सेल होते हैं उनके नंबर्स में शेप और साइज़ के बारे में हमने पढ़ा। Irrespective of the variation, each cell has a definite structure और further smaller parts। तो irrespective देखा जाए तो जो डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है इनका और स्मॉलर पार्ट्स में होते हैं। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, और इन पार्ट्स को सेल ऑर्गेनल्स बोला जाता है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनल्स आर कॉमन टू ऑल सेल्स। कुछ सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं, सम ऑर्गेनल्स कैसे होते हैं, कॉमन होते हैं सभी सेल्स में। जितने सेल्स है उसमें कुछ ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दिस ऑर्गेनल्स आर कॉमन टू ऑल सेल्स, ये हो गया। यू विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल्स। हम लोग टिपिकल सेल्स के स्ट्रक्चर बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेल लेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर उसमें क्या क्या पाया जाता है, ऑर्गेनल्स क्या होते हैं जो सेल के बीच में पाया जाता है, ऑर्गेनल्स क्या होता है। व्हाट इज ऑर्गेनल्स? ऑर्गेनल्स इज दैट विच फाउंड इन द सेल्स, जो सेल में पाए जाते हैं, जो पदार्थ पाए जाते हैं, ठीक है। लेटर
एंड यू विल स्टडी डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। फिर हम बाद में प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के क्या क्या डिफरेंस है दोनों में, एनिमल और प्लांट सेल में, उसके बारे में स्टडी करेंगे। ऑल सेल्स आर बाउंड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। सभी सेल्स हैं और मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के द्वारा बंधे घिरे हुए होते हैं, बंधे हुए कहते हैं या घिरे हुए होते हैं, सराउंडेड होते हैं, ठीक है। किसके द्वारा? एक मेम्ब्रेन के द्वारा, और मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला जाता है। सभी सेल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरे हुए होते हैं, ठीक है। इट इनक्लोज अ लिक्विड सब्सटेंस नोन एज प्रोटोप्लाज्म। इस ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं उसके अंदर एक प्लाज्मा सेल के अंदर एक लिक्विड पदार्थ पाया जाता है, सब्सटेंस, ठीक है। उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जो लिक्विड सब्सटेंस पाया जाता है सेल के अंदर वो प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। द मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ सब्सटेंस बोथ इनटू सेल्स एंड आउट ऑफ इट। द मेम्ब्रेन है वो जो उसके अंदर सब्सटेंस पाए जाते हैं सभी सेल्स के अंदर या बाहर, उसको रेगुलेट करते हैं। मेम्ब्रेन क्या करता है? उसको रेगुलेट करता है, यानी काम यानी उसको रेगुलेट करने क्या, उसको कैसा काम करेगा उस सबका ध्यान रखता है मेम्ब्रेन। देयर इज वन आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल वॉल। फिर इसके बाद एक आउटर लेयर, सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर लेयर होता है, उस लेयर को बोलते हैं सेल वॉल, जो कि इन प्लांट सेल, ये प्लांट सेल में पाया। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, ओके। तो ये आउटर लेयर होता है सेल मेम्ब्रेन के बाद, ठीक है। दिस सराउंडेड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास घिरा हुआ होता है। मैंने बोला था ना कि जो सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो होता है वो आउटर लेयर जो होता है उसको बोलते हैं सेल वॉल। सेल वॉल इज ए रिजिड लेयर। सेल वॉल एक रिजिड यानी सख्त लेयर होता है। बोथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल गिव शेप ऑफ द सेल। देख, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल मिलकर सेल को स्ट्रक्चर या शेप देते हैं, ठीक है। 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म बाय इट्स वेट इज मेड ऑफ कंपाउंड ऑफ 4 एलिमेंट्स। जो 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म का जो वेट है उसके अंदर जो कंपाउंड वो जो उसके 4 कंपाउंड से मिलकर बना हुआ होता है। 99% वेट जो प्रोटोप्लाज्म का, जैसे जो कौन कौन से पदार्थ है जिसमें पाए जाते हैं 99% वेट में प्रोटोप्लाज्म के पदार्थ पाए जाते हैं। कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, नाइट्रोजन पाया जाता है एंड ऑक्सीजन पाया जाता है। इट आल्सो कंटेन कंपाउंड ऑफ अदर एलिमेंट्स। ये एक जो एलिमेंट के अदर दूसरे कंपाउंड होते हैं उसमें भी ये पाए जाते हैं। एलिमेंट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन फ्रॉम कंपाउंड सच एज वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, मिनरल सॉल्ट्स। इसके बाद दूसरे कंपाउंड जो पाए जाते हैं क्या क्या होता है? मतलब प्रोटोप्लाज्म में तो 4 पदार्थ ऐसे होते हैं जो 99% उसका वेट वही बढ़ाते हैं। कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्या था, एक वाटर था, ठीक है। सॉरी, नाइट्रोजन था, वाटर नहीं था, नाइट्रोजन था। ये 4 पदार्थ को 99% वेट बढ़ाते हैं। लेकिन जो 1% बचा प्रोटोप्लाज्म में, वो 1% जो वेट है वो उसमें जो अलग दूसरे मटेरियल पाए जा रहे हैं, दूसरे सब्सटेंस पाए जा रहे हैं, वो उनका वेट है। वो कौन कौन सा है? वाटर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, मिनरल सॉल्ट्स है। दिस एलिमेंट एंड कंपाउंड्स इज ए यूनिक कॉम्बिनेशन प्रोवाइड लिविंग स्ट्रक्चर, लिविंग नेचर द प्रोटोप्लाज्म। ये जो एलिमेंट्स और कंपाउंड है ये आपस में कॉम्बिनेशन बनाकर उसको लिविंग नेचर प्रोटोप्लाज्म को लिविंग नेचर देते हैं, ओके। देयर आर सेवरल स्मॉलर कंपोनेंट ऑफ सेल प्रेजेंट इन द बॉडी। यहाँ पर देयर आर कुछ स्मॉलर कंपोनेंट है जो सेल में प्रेजेंट, सेल कुछ ऐसे भी, यहाँ कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो सेल के प्रोटोप्लाज्म में भी कुछ कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है। ईच वन इज नोन एज ऑर्गेनल्स। इनको प्रत्येक को ऑर्गेनल के नाम से जाना जाता है। ईच सेल ऑर्गेनल्स इज बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। और प्रत्येक सेल ऑर्गेनल्स क्या है, वो मेम्ब्रेन के द्वारा बंधे होते हैं। इन द मिडल ऑफ द सेल लाइज डेंस राउंड रीजन इज कॉल्ड न्यूक्लियस। जो मिडल पाया जाता है, मिडल सेल के अंदर डेंस काफ़ी गाढ़ा होता है जो, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। जो एकदम सेल के जो एकदम सेंटर पॉइंट में होता है, थोड़ा दिखने में डेंस होता है यानी गाढ़ा होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियस।
ऑर्गेनल्स आर टीनी कंपोनेंट ऑफ सेल। और सेल के जो छोटे छोटे पदार्थ होते हैं उसको ऑर्गेनल्स बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए ये सब जो पदार्थ है जैसे लाइजोसोम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस इतना गाढ़ा है ना दिखने में, इतना डार्क है न्यूक्लियस हुआ। ठीक है, ये बड़ा सा न्यूक्लियस हुआ, ये न्यूक्लियस हुआ। ये माइटोकॉन्ड्रिया हुआ जो रोड का शेप में है। ये जो अंदर ये जो जिस पे सब भरा हुआ पूरा साइटोप्लाज्म है। ये फिर इधर रोड की तरह दिखाई दे रहा है राइबोसोम है, राइबोसोम है, राइबोसोम है। ये जो दिखाई दे रहा है स्मूथ ईआर है। ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है। ये जो है फिर की तरह दिखाई दे रहा है ये रफ ईआर एंडो रेटिकुलम है। इन मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स न्यूक्लियस लाइज इन द सेंटर। द मेजॉरिटी ऑफ सेल्स है और न्यूक्लियस जो है वो जितने भी ज़्यादातर जो सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस क्या है और सेंटर में ही पाया जाता है। ठीक है, हाउएवर इट मे आल्सो बी इन द पेरीफेरी ऑफ द सेल एज द केस ऑफ प्लांट सेल। एक कई बार होता है प्लांट सेल के भी साइड में भी पाया जाता है। द लिक्विड प्रोटोप्लाज्म इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म। द लिक्विड प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, देखिए ये जो पाया जा रहा है ना, ये देखिए बड़ा सा क्या है न्यूक्लियस है। ये बड़ा सा जो वायलेट कलर का दिखाया जा रहा है, वायलेट कलर का, ये क्या है न्यूक्लियस है। ठीक है, इसके अंदर एक और गाढ़ा पाया जा रहा है लिक्विड, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस प्लाज्म। ओके, विच बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा हुआ होता है। न्यूक्लियस कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस है वो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। इट कंटेन नेटवर्क ऑफ फेब्रियस मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन। ये फेब्रियस मटेरियल जो होता है उसके नेटवर्क को क्या करता है, कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है, जो फेब्रियस नेटवर्क जो सेल के अंदर जो पाया जाता है उसको बोलते हैं क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, द कंडेंस्ड क्रोमेटिन इज इन द फॉर्म ऑफ फाइबर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। जो कंडेंस्ड क्रोमेटिन जो फाइबर की शेप में फाइबर फॉर्म में पाया जाता है, फाइबर स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाया जाता है, उसको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। देखिए क्रोमोसोम्स आपको दिखा रहे हैं कहाँ पे। क्रोमोसोम का शेप तो दिया नहीं हुआ है इसमें, देखिए, लेकिन आपको बता रहा है क्या कौन सा होगा। जो फाइब्रस मटेरियल जो होते हैं ना, ये सब क्रोमोसोम्स के ही पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सभी विच हेल्प इन द इनहेरिटेंस और ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये जितने भी ये आपको दिखा रहे हैं ना, ये सब रोड शेप में जो फाइबर की शेप में जो दिखाई दे रहा है, ये क्रोमोसोम के ही पार्ट होते हैं। ये क्या क्रोमोसोम जो हेल्प करता है, जो पेरेंट्स के एक्टिविटी है। कई बार देखते हैं लोग, देखते हैं बच्चों तो बोलते हैं इसके अंदर इसके माँ बाप का गुण है, यानी उसके अंदर उसकी माता पिता के जो झलक दिखाई देता है बच्चों में, वो क्या होता है क्रोमोसोम के हेल्प के द्वारा ही अपने पेरेंट्स से बच्चों तक उसका कुछ गुण ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, द प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। द अदर ऑर्गेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म अपीयर एज ए पार्टिकल। दूसरे ऑर्गेन्स जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में अपीयर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। लार्जेस्ट अमॉन्ग द ऑर्गेन्स इन द सेल्स आर प्लास्टिड्स। जो लार्जेस्ट ऑर्गेन्स होते हैं सेल में उसको प्लास्टिड बोलते हैं। ठीक है, और प्लास्टिड्स जो होते हैं ना प्लांट सेल में ही पाया जाता है। ठीक है, लिखा है लार्जेस्ट अमॉन्ग द ऑर्गेन्स इन द सेल्स आर प्लास्टिड्स।
फाउंड इन प्लांट सेल्स। दिस कंटेन पिगमेंट्स, ये पिगमेंट्स को कंटेन करता है। द ग्रीन प्लास्टिड्स इन द प्लांट्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं, जो पिगमेंट्स होते हैं, उनको क्लोरोप्लास्ट बोला जाता है। दे हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट। ये हेल्प करते हैं ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने में या सिंथेसाइज करने में। द रेड कलर इन द टमाटो ड्यू टू द प्लास्टिड्स ऑफ रेड पिगमेंट। जो टमाटर का लाल कलर होता है वो प्लास्टिड के कारण होती है, जो रेड पिगमेंट के कारण है। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल एंड सिंथेसाइज एटीपी एंड एनर्जी रिच कंपाउंड। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस है सेल का, ठीक है। वो एटीपी यानी एडिनो ट्राइफॉस्फेट एनर्जी, एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है, एनर्जी को मतलब रिच करता है, मतलब देने काम करता है कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में, ठीक है। There are रोड शेप्ड स्पेरिकल ऑर्गेनल्स कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। जो रोड शेप में है ना, ये रोड येलो जो ये है, ये वाला रोड शेप में ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये क्या करता है, इसको पावर हाउस बोला जाता है। ये क्या करता है, सेल को एनर्जी देने के काम करता है, ठीक है। इच माइटोकॉन्ड्रिया इज द सेपरेटर फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय द मेम्ब्रेन। प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म से क्या होता है, मेम्ब्रेन से अलग हुए होते हैं। दे प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर एक्टिविटी ऑफ द सेल। ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है एक्टिविटी काम करने के लिए। इन द साइटोप्लाज्म देयर आर ड्रॉपलेट्स ऑफ सब्सटेंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ साइटोप्लाज्म में एक सब्सटेंस होता है जो वाटर को क्या करता है, डिसॉल्व करता है। जो ड्रॉपलेट्स होते हैं सब्सटेंस की, वो वाटर में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, घुले हुए होते हैं, ठीक है। अंडर द माइक्रोस्कोप these droplets appear as empty space and termed as the vacuoles। माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, जब ड्रॉपलेट्स जो अपीयर होता है एक वैक्यूल्स की तरह दिखाई देता है, जो एम्प्टी स्पेस में एक वैक्यूल्स की तरह ये क्या होता है, दिखाई देता है। इन अमीबा द वैक्यूल्स कंटेन फूड पार्टिकल्स आर नोन एज फूड वैक्यूल्स। अमीबा में जो वैक्यूल्स फूड पार्टिकल को कंटेन करते हैं, लेकर रखते हैं, उसको बोलते हैं फूड वैक्यूल्स। मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स हैव लार्ज वैक्यूल्स एज कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। कई बार प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो एनिमल सेल्स के मुकाबले बड़े होते हैं। समटाइम्स सेल्स हैव प्रोजेक्शन ओवर द सरफेस आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। कुछ टाइम प्रोजेक्शन जो होता है वो आउटसाइड सेल मेम्ब्रेन के आउटसाइड होता है, ठीक है। These are called cilia and flagella, और इसको cilia और flagella कहा जाता है। cilia are found in पैरामीशियम। जो cilia है वो कहाँ पाया जाता है, पैरामीशियम में पाया जाता है। flagella जो है, द flagella सिंग flagella are common in some animal। जो flagella है वो यूग्लेना जैसा एनिमल जो होता है, यूग्लेना एनिमल, उसमें ये कॉमन होता है। both cilia and flagella help in the movement of the cell in the organism। सिलिया और फ्लैगेला है, ये मूवमेंट को सेल के मूवमेंट में क्या करता है, उसको बढ़ाने में काम करता है, मूवमेंट में काम करता है। यू हैव डिस्कस ओनली फ्यू इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल। ये यू हैव डिस्कस ओनली अ फ्यू इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स ऑफ सेल्स। ये कुछ इम्पोर्टेंट सेल के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। दीज आर कॉमन टू मेजॉरिटी ऑफ द सेल इन प्लांट एंड एनिमल सेल। ये कुछ एनिमल और प्लांट सेल में इनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, कभी काफ़ी ज़्यादा होती है। देयर आर अदर सेल्स ऑर्गेनल्स विच यू मे स्टडी लेटर इन द हायर क्लासेस। देयर आर, यहाँ कुछ दूसरे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो कि हायर क्लासेस में इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो सेल्स के कई तरह के ऑर्गेनल्स जो पाए जाते हैं वो हायर क्लास में जाके हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। यू हैव आल्सो नॉट गॉन टू डिटेल ईच ऑर्गेनल्स डिस्क्राइब अंडर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो फिर जो ऑर्गेनल्स के कुछ ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में
वी हैव आल्सो नॉट गॉन इनटू डिटेल ईच ऑर्गेनाइज डिस्क्राइब का स्ट्रक्चर। मतलब हम लोग जो है कि कुछ सेल के ऑर्गेनाइज जो होते हैं प्रत्येक ऑर्गेनाइज के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, ठीक है। ईच वन हैज फर्दर कॉम्प्लेक्स कंपोजिशन और एज वेल एज फंक्शन, क्योंकि प्रत्येक का जो फंक्शन है कॉम्प्लेक्स होता है और कंपोजिशन जो मिलकर बना होगा वो भी कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए हम हर एक सेल के स्ट्रक्चर के बारे में या उसके ऑर्गेनाइज के बारे में हम डिस्कस नहीं कर सकते। अगेन यू विल स्टडी मोर डिटेल्स इन हायर क्लासेस, आगे हम फिर इसके बारे में डिटेल के बारे में हायर क्लास में इसको स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल सेल में हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट सेल हैव सम कॉमन ऑर्गेनाइज। जो टिपिकल सेल स्ट्रक्चर है वो हमको हेल्प करता है समझने में कि कॉमन ऑर्गेनाइज के जो सेल के कॉमन ऑर्गेनाइज है उनको समझने में, सेल का जो स्ट्रक्चर है हमको ऑर्गेनाइज को समझने में हेल्प करता है। यानी जो किसी भी सेल का स्ट्रक्चर है उसमें जो ऑर्गेनाइज पाया जाता है, ऑर्गेनाइज का क्या काम है वो सबको हमें समझने में सेल का स्ट्रक्चर ही हेल्प करता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा स्टूडेंट। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो आप 2 बार देखें वीडियो को। ओके, फंडामेंटली सेल्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर, स्टिल द सेल अटेन डिफरेंट लुक इन डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ एंड द ऑर्गन। जो फंडामेंटली देखा जाए जो सेल्स होते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर के होते हैं, लेकिन इनका अलग अलग रूप दिखाई देता है अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में। जो बॉडी का अलग पार्ट होगा उसमें सेल का जो रूप है अलग दिखाई देगा। लुक एट फिगर में देखा जाए 1.6 फिगर में जो दिखाई दे रहा है ये वाला, विच वुड गिव यू एन आइडिया टू हाउ सेल्स अपीयर डिफरेंट इन लीफ, स्टेम, रूट, स्टमक, लीवर एंड किडनी। इससे पता लगता है कि जो लकड़ी में, पत्तों में, तने में, जड़ों में, पेट में, लीवर में, किडनी में ये इसका कैसा दिखाई देता है, इसका स्ट्रक्चर सब दिया गया। डिफरेंस शेप, साइज, कॉम्बिनेशन सेल हेल्प परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन। जो शेप, साइज और कॉम्बिनेशन है वो डिफरेंस होता है कहाँ पे, सेल जो है परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शन, डिफरेंट काम करने में इसका शेप, साइज, कॉम्बिनेशन क्या क्या है अलग अलग होता है, ठीक है। फॉर दिस सेल्स ज्वाइन फ्रॉम टिश्यू, फिर ये जो सेल है वो आपस में ज्वाइन करके टिश्यू बनाते हैं मिलकर। देखिए जो फर्स्ट ए जो है ये रूट का सेल है, बी जो है स्टेम का सेल है, स्टमक का सेल है, ये क्या है कि लीवर का सेल है, लीवर में ऐसा पाया जाता है, पेट में ऐसा पाया जाता है, तने में ऐसा पाया जाता है और जो रूट क्या होता है रूट में ऐसा पाया जाता है। द टिश्यू ज्वाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स। देखिए जो आप सेल्स होते हैं वो जो आपस में ज्वाइन करके क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू आपस में ज्वाइन करके क्या बनता है, ऑर्गन्स बनाते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स क्या होता है, जैसे ऑर्गन हमारा हैंड हो गया, लीवर हो गया, चिक हो गया, ईयर हो गया, ये ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। विच टुगेदर फॉर्म द सिस्टम, फिर आपस में सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम्स आर नथिंग बट द ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर फॉर परफॉर्मिंग सोशल स्पेशल फंक्शन। एग्जाम्पल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए टिश्यू की ज्वाइन क्या बना, ऑर्गन बना, सभी ऑर्गन मिलकर आपस में एक सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम कुछ नहीं होता है, सिस्टम एक ऑर्गन्स का ग्रुप होता है जो काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। बॉडी में फंक्शन करने, बॉडी को फंक्शन करने में हेल्प करता है, जैसे डाइजेस्ट करना, फूड को डाइजेस्ट करना, ये क्या हुआ, डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ठीक है। ऑर्गन का ये आपस में सभी ऑर्गन मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या आता है हमारा, क्या क्या डाइजेस्टिव में आता है, किडनी आ जाता है, लीवर आ जाता है, स्टमक होता है, उसकी का पार्ट, इंटेस्टाइन, स्मॉलर इंटेस्टाइन, लार्जर इंटेस्टाइन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है। ये सभी ऑर्गन्स मिलकर आपस में ग्रुप बनाकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। ओके फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ये हमारा आज टॉपिक कंप्लीट हुआ, यहाँ तक ही हम छोड़ देते हैं, काफ़ी लंबा वीडियो बन चुका है वैसे भी। तो ये जो प्लांट एंड एनिमल सेल में क्या क्या डिफर है इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप मैंने जो पढ़ाया आप इसको अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को रिपीट करके सुने, ठीक है, और समझने का ट्राई करें। फिर भी आपको मन में कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो आप कॉल और मैसेज कर सकते हैं क्लास टाइम में। ओके, चलिए तो फिर रखते हैं यहीं पर, हम एंड करते हैं वीडियो को। थैंक यू।